वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। तो आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक का माइक्रो इकोनॉमिक। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और उस एक अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, ये हम जानेंगे। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है आर्थिक समस्या। क्या होती है आर्थिक समस्या? आर्थिक समस्या से अभिप्राय यह है कि साधनों के जो चुनाव होते हैं, चुनाव या फिर चुनने या फिर चयन की जो समस्या होती है उसे आर्थिक समस्या कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके अगले अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आती तो फिर सेकंड एक डेफिनेशन है कि आर्थिक समस्या से ये अभिप्राय हो जाता है हमारा कि जो हमारे दुर्लभ साधन हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी आर्थिक समस्या से यह अभिप्राय हो जाता है कि दुर्लभ संसाधनों के जो विवेकशील प्रयोग होते हैं और कुशलतापूर्ण जो उसके प्रयोग होते हैं उसकी जो समस्या होती है। ठीक है, जो हमारे जो कुशलतापूर्वक उनका प्रबंध भी करना होता है, इसकी भी हमारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भाई देखो, आर्थिक समस्या से हम क्या कहेंगे? आर्थिक समस्या जो होती है ना, ये आर्थिक समस्या एक दुर्लभ संसाधन है। ठीक है, उसके विवेकशील प्रयोग कर और जो उसके कुशलतात्मक जो प्रबंध है उसको कैसे अच्छे से, ताकि वो हमारे संसाधन जो है वेस्ट ना हो, उसको भी हमें देखना होता है ना, उसका भी हमें प्रबंध करना होता है। तो वही क्या हो जाता है कि उसकी भी एक समस्या होती है। भाई हम कैसे करें, समस्या उत्पन्न हो रही है ना। ठीक है, फिर हमारा आता है आर्थिक समस्या जो होती है ना, एक तरह की सार्वभौमिक समस्या होती है। अगर आप लोगों से पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्थिक समस्या किस तरह की समस्या होती है, तो ये एक सार्वभौमिक समस्या होती है। ठीक है, जिसे सभी मनुष्य द्वारा सामना किया जाता है, सभी मनुष्य उसका सामना करते हैं, इसीलिए यह एक तरह से अपरिहार्य समस्या होती है। ठीक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं हम इसे कर सकते। अतः इस समस्या का सामना सभी आय के वर्गों के लिए लोगों द्वारा किया जाता है। सभी आय के, चाहे वो गरीब हो चाहे फिर वो अमीर हो। ठीक है, गरीब या फिर अमीर वो लोग हों, सभी लोग उसका सामना करते हैं। ठीक है, समझ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दुर्लभता। क्या है ये दुर्लभता? दुर्लभता को बोला जाता है स्कैरसिटी या फिर कमी। ठीक है, कमी भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो जो दुर्लभता होती है एक तरह से इसे स्कैरसिटी कहा जाता है। स्कैरसिटी, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, स्कैरसिटी कहा जाता है, स्कैरसिटी। ठीक है, इसे स्कैरसिटी भी कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश में स्कैरसिटी कहा जाता है और इसे हम कमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दुर्लभता एक वो स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय बिंदु पर जो वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, पर वस्तु की जो मांग है उसकी पूर्ति से क्या रहती है, अधिक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक शॉप है, एक सेकेंड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ दुर्लभता का एग्ज़ाम्पल। ठीक है, आप मेरे पीछे का साउंड को ध्यान मत दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दुर्लभता को क्या बताया है कि कमी। ठीक है, तो कमी का मैंने क्या पढ़ा कि उसकी एक निश्चित समय है। ठीक है, निश्चित एक समय बिंदु पर जो कीमत है उसकी स्थिर रहती है ना। स्थिर तो वो है और उसकी मांग ज़्यादा है, पूर्ति उसकी कम है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास बिस्किट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये बिस्किट्स। ठीक है, ये मेरे पास बिस्किट्स हैं। कितने बिस्किट्स हैं मेरे पास? ओनली 10 बिस्किट्स हैं। ठीक है, पर 5 रुपये, कीमत उसकी 5 ही रुपये है। ठीक है, 5 ही रुपये है, तो कितने के हो गए ये मेरे 50 रुपीज़ के हो गए। अब इसको लेने वाले कितने हैं? 15 पीपल्स हैं, 15 लोग हैं। और बिस्कुट कितने हैं मेरे पास? 10 है ना, मेरे पास 10 बिस्किट्स हैं ओनली। ठीक है, उसकी रेट कितनी हो जा रही है? उसकी रेट ज़्यादा है ना, बिल्कुल उसकी रेट
कम नहीं, उसकी रेट 5 रुपीज़ है, पर बिस्कुट 5 रुपीज़ का है, और मेरे पास 10 बिस्कुट्स है, 50 रुपये, और 50 रुपीज़ क्या हो गए मेरे बिस्किट्स, है ना, 50 रुपीज़ के हो गए। लेकिन उसको लेने वाले लोग कितने हैं, 15। तो इसकी मांग कितनी है, ज़्यादा है, और उसकी पूर्ति कितनी हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, समझ गए, ये हो गई हमारी दुर्लभता। ठीक है, होप सो मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर है आर्थिक एजेंट। कौन होता है ये आर्थिक एजेंट? तो आर्थिक एजेंट जो है एक तरह का ये एक व्यक्ति होता है या फिर एक संस्था होती है, ठीक है, जो आर्थिक निर्णयों को लेती है ना, आर्थिक निर्णय जो होते हैं उनको वो लेती है। इसके अंतर्गत या तो फिर कंज्यूमर्स हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, और गवर्नमेंट हो जाती है हमारी, मतलब उपभोक्ता, उत्पादक, और गवर्नमेंट, सरकार हमारी हो जाती है। ये सब शामिल होते हैं जो ये निर्णय को लेते हैं। ठीक है, फिर हो जाता है हमारा अर्थशास्त्र। क्या होता है ये अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र जो है एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंध की और इस प्रकार केंद्रित जिससे हमारा आर्थिक कल्याण हो, लाभ अधिकतम हो, सामाजिक कल्याण हो, अधिकतम हो सके। ठीक है, मैं बता देती हूँ। सॉरी, अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान होता है जिसमें संबंध सीमित संसाधन है, मेरे पास कम संसाधन है। ठीक है, कम संसाधन है मेरे पास। फॉर एग्जांपल, कम संसाधन हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है, कम संसाधन है मेरे पास, लेकिन ठीक है, उसका इन कम संसाधनों को इन लोगों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, मतलब उत्पादक है, उपभोक्ता जो है अपने संतुष्टि अधिकतम करने के लिए तो वो खरीद रहा है उपभोक्ता, है ना। तो हम लोग काय के लिए सामान खरीदते हैं, अपने संतुष्टि के लिए खरीदते हैं, संतुष्ट हो सके, और जो उत्पादक है अपने लाभ को अधिकतम कर ले, किसको, प्रॉफिट को, लाभ को, ठीक है, प्रॉफिट को वो अपना अधिकतम कर ले। ठीक है, प्रॉफिट को वो अपना अधिकतम कर ले, और साथ ही साथ जो सोसाइटी है हमारी, कौन, सोसाइटी है हमारी, वो क्या कर ले, अपना कल्याण कर ले, कल्याण कर सके। ठीक है, सामाजिक कल्याण हो उससे। ठीक है, क्या हो, सामाजिक कल्याण हो सके। ठीक है, समझ गए। चलो, तो आगे देखते हैं अपना क्या है आगे। हाँ, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हो जाती हैं हमारी। ठीक है, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है, पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी होती है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब व्यक्तिगत, यानी कि सूक्ष्म, यानी कि फिर छोटा। ठीक है, समष्टि का मतलब होता है समगत, संपूर्ण और बड़ा। संपूर्ण ज़्यादा मतलब बड़े से ही होता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि जब आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उत्पादन तथा व्यक्तिगत उपभोक्ता जैसी छोटी मूल इकाइयों को अध्ययन करने में रखकर किया जाता है, तब व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये हो जाती है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत गृहस्थ आदमी। ठीक है, व्यक्तिगत फर्म हो गई हमारी, व्यक्तिगत उद्योग हो गए हमारे, पर व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति तक बात सीमित होती है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में, एक व्यक्ति तक। ठीक है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो कितना कमाता है। ठीक है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। वो कितना व्यक्तिगत उत्पादक कितने हैं, व्यक्तिगत उपभोक्ता कितने हैं प्रति व्यक्ति। ठीक है, छोटी मूल इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्यक्तिगत उत्पाद हो गए, व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक फर्म हो गई। ठीक है, एक फर्म किस, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। इसमें आर्थिक समस्या होती हैं, और आर्थिक समस्या मैंने बताई कि चयन की समस्या, इसमें ज़्यादा लोग होते हैं। आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, रखकर किया जाता है। ठीक है, आर्थिक संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय कितनी है, भाई अभी हम प्रति व्यक्ति आय चल रहे थे, अब पूरे राष्ट्र की आय कितनी है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैंने बोला अर्थव्यवस्था को हम ध्यान में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर हम लोग इनका फैसला करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, इसमें अंतर भी जानना है हमें, है ना। हाँ, तो भाई हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से ये समझा देते हैं, क्या, अपना
समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। भाई मैंने बताया है कि जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ना, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति तक, एक व्यक्ति तक, ठीक है, या 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है, 2 व्यक्ति तक ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उनकी आय कितनी है, वो उसका उत्पादन कितना है, एक फर्म, ठीक है। फिर समष्टि में क्या होता है? समस्त, समस्त, ठीक है, समस्त का है। समष्टि में समस्त से मतलब होता है, ठीक है, यानी कि बड़ा। समस्त से इसमें मतलब होता है यानी कि बड़े से बड़ा, ठीक है, समझ गए। चलो तो फिर आगे बताते हैं, इनमें अंतर भी बता देते हैं, ठीक है। अंतर क्या होता है इसमें? पहला आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है ना, हाँ तो भाई अब इसके हम लोग किसके बारे में, इसके हम अंतर के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा बड़े अंतर नहीं है। जो ये आर्थिक समस्या तथा इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ना, इसमें जब आर्थिक समस्या तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत उत्पाद कितना है इनके छोटे छोटे मुद्दों पर, ठीक है, उपभोक्ता जैसे कि छोटी मूल इकाई हो गई पर ध्यान रखकर किया जाता है, तब व्यष्टि अर्थशास्त्र वो क्या, ठीक है। समष्टि में ऐसा क्या होता है? जब आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर किया जाता है, तब समष्टि अर्थशास्त्र। फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिगत उत्पादन क्या हो गया? व्यष्टि का, ठीक है, और राष्ट्रीय आय समष्टि, पूरे राष्ट्र की बेरोजगारी की समस्या कितनी है, ठीक है, समझ गए। चलो और आगे के कुछ है एग्जाम्पल्स, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र के चर स्थिर होते हैं। जो समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होता है ना, वो हमेशा स्थिर होते हैं, ठीक है। चर को कहा जाता है, चर को वेरिएंस कहा जाता है, ठीक है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चर होते हैं समष्टि के जो स्थिर रहता है, किसमें? व्यष्टि में। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि के चर जो वेरिएबल जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, ठीक है। चलो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक वस्तु की कीमत निर्धारण से संबंधित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक वस्तु की जो कीमत होती है उसका निर्धारण से संबंधित होती है। समष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः जीडीपी निर्धारण तथा सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होती है। जीडीपी हो गई, जीडीपी का निर्धारण हो गया, सामान्य कीमत हो गई, इससे इस तरह से संबंधित होती है, ठीक है। अब आता है हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक कुछ होते हैं, ठीक है, मुख्य घटक, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसके? व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य घटक तो होते हैं। पहला होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिद्धांत है ये, ठीक है, तो ये भी जान लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत ये विश्लेषित करता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय को बाजार कीमतों पर इस प्रकार खर्च करने योजना बनाता है जिससे अधिकतम संतुष्ट हो सके। भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, मैं महीने का फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये कमा रही हूँ एक दिन का, महीने का नहीं, एक दिन का। अब महीने का आप लगा लो हिसाब, मैं एक दिन का 500 रुपये कमा रही हूँ। अब मुझे लेना है सामान कुछ, ठीक है, 500 रुपये मैं एक दिन के कमा रही हूँ, उसमें से एक दिन के 500 रुपये मैं कमा रही हूँ, जिसमें से मैं कुछ पैसा अपना कुछ सामान 400 रुपये का मैं सामान खरीद, 100 रुपये क्या हो रहे हैं, मैं उन सामान से वो संतुष्ट हो जाऊँ मैं, ठीक है। संतुष्ट होने से मतलब है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो एक उपभोक्ता होता है अपनी दी गई जो उसकी आय होती है, ठीक है, जो उसकी इनकम होती है, वो बाजार कीमतों पर इस तरह से वो खर्च कर रहा है कि वो खर्च करने की वो योजना बनाता है जिससे कि वो सामान जो खरीद रहा है उससे वो अधिक से संतुष्ट हो सके। वो ये ना सोचे भाई हाँ मैंने पैसा गलत लगा दिया और सामान अच्छा नहीं, संतुष्ट हो जाए जितना वो पैसा दे रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस, ठीक है। जैसे कि मैं 15 रुपये का बिस्कुट एक लेकर आती हूँ, ठीक है, 15 रुपये का मैं एक बिस्कुट लेके आई, लेकिन वो बिस्कुट किसी दिन के नहीं, 15 रुपये के भी लायक नहीं हो, तो मैं संतुष्ट नहीं हुई ना। संतुष्ट होने से मतलब है, मैं 5 रुपये का भी बिस्कुट लेकर आ रही हूँ तो मैं हाँ समझूँ, हाँ भाई मैंने पैसा सही लगाया, ठीक है। अब आता है दूसरा, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या होता है? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत ये विश्लेषित करता है कि उत्पादक व्यवहार ये सिद्धांत जो होता है ये विश्लेषित करता है कि किस प्रकार एक उत्पादक जो है विभिन्न आगतों का चयन इस प्रकार करे कि हाँ तो भाई हम लोग, ठीक है, ये वाला सिद्धांत देखते हैं हम, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत,
क्या होता है ये उत्पादन व्यवहार का सिद्धांत, है ना। तो ये होता है ना उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, ये विश्लेषित करता है कि किस प्रकार एक उत्पादक जो है विभिन्न आगतों का चयन कर इस प्रकार करे कि जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। मतलब कहने का मतलब ये है, उत्पादक जो है प्रोड्यूसर, जो चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, काफ़ी चीज़ों का, ठीक है। एक चीज़ है प्रोड्यूसर उत्पादन कर रहा है उसका, ठीक है। अब वो किस प्रकार करे, वो कैसे चयन करे उसका कि इस प्रकार जिससे उसे अधिकतम लाभ हो। कैसी चीज़ का, जो मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर होगी, जो ट्रेंड में चल रही होगी, है ना, उसी का करेगा। फिर आता है कीमत सिद्धांत। कीमत को भी निर्धारित करना। कीमत सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार वस्तु बाजार में, वस्तु को मार्केट में वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, ठीक है, बाजार में ही। भाई एक व्यक्ति 50 की बेच रहा है, कोई व्यक्ति 50 की बेच रहा है, भाई ये ऐसा थोड़ी होता है कि बाजार वाला आप किसी से आप एक से पूछो तो वो 25 की बता रहा है, कोई दूसरा 50 की बता रहा है। बिल्कुल बराबर सीक्वेंस चलता है ना। आपकी मम्मी सब्जी लाती होंगी तो हर जगह बराबर सीक्वेंस में बिल्कुल बराबर प्राइस होता है, कहीं ज़्यादा कम नहीं होता। कभी कभार कम हो जाता है, वो तो किसी का ख़राब सब्जी हो जाती है वो कर देता है, ठीक है, कीमत निर्धारित होती है जैसे कि, ठीक है। फिर आता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है अपने इस पार्ट का। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 भी हम जल्दी करेंगे, तो पहले इसे फिनिश करते हैं। संतुलित समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक या फिर चर, ठीक है, जो ये जो हाँ चर, यही होते हैं इसके चर, ठीक है, ये होते हैं इसके क्या होते हैं, चर, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्थिर रहते हैं। और जो ये वाले चर होते हैं, ये जितने भी चर हैं, होल वेरिएबल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, समष्टि में स्थिर रहते हैं, ठीक है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। अब आता है हमारा क्या, संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर में संबंधित सिद्धांत, ठीक है, संबंधित सिद्धांत, ठीक है। मतलब संतुलित उत्पाद, बिल्कुल बराबर उत्पाद, ज़्यादा ना ज़्यादा कम, बिल्कुल संतुलित। तथा रोजगार स्थिर स्तर से संबंधित सिद्धांत ये विश्लेषित करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में AS = AD की स्थिति में संतुलन प्राप्त होता है, ठीक है, AS = AD, ठीक है। अब आता है हमारा एक सेकंड बच्चे, तो पार्ट 1 में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो होप सो आप लोगों को, तो ये हमारा लास्ट था। तो होप सो बच्चों आप लोगों को हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम मिलते रहें, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।